बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मोस्टली छुट्टी है जी, चूँकि हम बात कर रहे हैं हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स के हवाले से और चेहलम की जो आज उसकी वजह से आज छुट्टी भी है। और ज़ाहिर है कि इस दोनों बहुत अहम मामलात हैं जिसके पेश नज़र सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। जनाब, इस पे भी हमने बात करनी है, लेकिन आपको पता है मुल्की सियासी सूरत हाल की हम बात करते रहते हैं। चूँकि वीकेंड पे मेरी और आपकी मुलाकात नहीं होती, कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जी जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करने की कोशिशें तो जारी हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ख़ात्मे के लिए भी बड़ी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जबकि मुल्की सियासत की बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान एक बार फिर अहमियत हासिल कर चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस कोशिश में है कि वो मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करके मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको यकीनी बना लें। दूसरी तरफ जी इस्लामाबाद के बाद पीटीआई ने लाहौर में 27 अगस्त को होने वाला जलसा भी मुलतवी कर दिया है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने पीटीआई के 22 अगस्त के जलसा मनसूखी से मुतल्लिक इंकशाफ करते हुए कहा है कि पीटीआई ने जलसे की मनसूखी की पेशकश की थी। पीटीआई क़यादत की जलसा मनसूखी की पेशकश पर ही सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलत कारी की गई। एक अहम खबर यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग में कई निकात पर इत्तफाक भी हो गया है। हुकूमत ने जी कानून साजी, बजट और पॉलिसीज़ पर कबल अज़ वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया है और ये भी तय पाया है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई है वहाँ उनकी मर्जी के अफसर तैनात होंगे और पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान की बराबर तरक्याती फंड भी दिए जाएंगे। मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर हम बात भी करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात का मैंने जिक्र किया, जिस पर अभी कुछ दिन पहले हमने पंजाब में जो बिलों वाला मामला था जिस पर रिलीफ दिया गया उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराज़ उठाया, फिर मुलाकात हुई और बाद में दोनों के जो गिले शिकवे हैं वो भी दूर हुए और उनको गिले शिकवों को दूर करने के लिए इनिशिएटिव भी लिया गया। ये इख्तलाफात पहली दफ़ा के नहीं हैं, बहुत पहले से हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस सारी सूरत हाल में बड़ी इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं एक बार फिर से, क्या कहेंगे? देखें अर्मिला, एक तो दोनों को इस बात का इदराक है, दोनों जमातों को इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो उस सूरत में हुकूमत चलती रहेगी। अगर उन्होंने इन नाराज़गियों को और ज़्यादा वसी कर दिया तो शायद हुकूमत अगले एक दिन भी ना चल पाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप शरीक इक़्तिदार होते हैं तो कुछ कमिटमेंट्स होती हैं और यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को कुछ इस तरह की यकीन दहानियाँ कराई गई होंगी कि जिसके नतीजे में उन्होंने थोड़ी बहुत नाराज़गी का इजहार भी किया। और मेरा ख्याल में वो बिलखसूस पंजाब के हवाले से हैं, क्योंकि पंजाब के वो डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे पीपल्स पार्टी समझती है कि उसकी ज़्यादा प्रेजेंस है, वहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया और जो फिर तरक्याती फंड्स हों उनके इजरा के हवाले से शायद मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई हुकूमत है पंजाब की वो कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो यही पर तरीका होता है कि आप थोड़ी बहुत नाराज़गी का इजहार भी करते हैं और मीडिया के सामने थोड़ा सा ये तासुर भी दे रहे हैं कि शायद आप इस कोलिशन से निकल रहे हैं। और यही हुआ है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब को, बिलावल साहब को अंगेज किया और अल्टीमेटली अब चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि दोनों को इस बात का इल्म है कि वो अगर एक साथ खड़े होंगे तो तभी वो हुकूमत में रह पाएंगे, वरना हुकूमत चलने वाली नहीं है। रह के मामला मौलाना फजल रहमान साहब का, तो आपको मालूम है कि पिछले 2-4 रोज़ से अब ये गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत वक्त कुछ कवानीन में तब्दीली करने जा रही है। आइन में तब्दीली के लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला तय नहीं हो जाता तब तक शायद ऐवान में उनको 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं होगी। लेकिन जो 28 अगस्त को मुश्तरका इजलास बुलाया गया पार्लिमान का, उसमें लगता ही है कि बिलखसूस अदलिया से मुताल्लिक़ कुछ कवानीन में रूल्स और प्रोसीजर्स के अंदर कुछ तरमीम की जा रही हैं। और जैसे हमने देखा है कि लाहौर के अंदर जो टॉप 3 जजेस थे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया। तो मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किसी तरह का कोई तरीका अडॉप्ट करने के लिए कोशिश हो रही है। अब देखना ये है कि इससे पहले तो हमेशा जो सीनियर तरीन जज होता है चीफ जस्टिस के बाद वो अगला चीफ जस्टिस होता है, लेकिन अब की बार मेरे ख्याल में
हुकूमत वक्त ने, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के साथ कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे, तो टॉप 5 जजेस में से किसी एक को बनाया जाता है। तो अब उसके लिए कोई कानून साजी के लिए राह हमवार की जा रही है। तो मौलाना साहब की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी कि उनके वोट दरकार होंगे, वोट दरकार होंगे। ठीक हो गया। दूसरी जानिब जी शराय साहब, ये जो पीटीआई वाला मामला है जलसे को लेकर, पहले इस्लामाबाद जलसे के ऊपर हमने देखा काफ़ी बातचीत भी हुई, फिर बानी पीटीआई की जो मुलाकात थी, उसके बाद फिर कल लाहौर का जो 27 अगस्त का जलसा था उसको भी मुलतवी कर दिया गया। शौकत बसरा साहब ने कहा कि जी हम ये मनसूख करें। ख्वाजा आसिफ ने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि पहले जलसा मनसूख या मुलतवी करने के हवाले से पीटीआई ने पेशकश की थी और इसी वजह से उनको सहूलतकारी करके बानी पीटीआई से उनकी सुबह 7:30 बजे मुलाकात भी हुई। पहले तो ये जो जलसे मुलतवी हो रहे हैं, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगी, और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है, ये इससे क्या मैसेज आया है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब से सद एहतराम के साथ कि अगर आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जलसा करने के काबिल ही नहीं है, वो लोगों को घरों से बाहर नहीं निकाल सकती, तो फिर बेहतर है कि आप भी शहर के अंदर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी ना किया करें। आप तो पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देते हो, और इस दफ़ा तो 22 अगस्त को तो आपने जीटी रोड और मोटरवे को भी बंद कर दिया। तो आपको नहीं चाहिए कि सरकारी और निजी स्कूलों में तातीलात कर दें। आपको जब लग रहा है कि वो लोग बाहर नहीं आएंगे तो आपको भी खुली छुट्टी देनी चाहिए। एक तरफ तो आपका कंडक्ट यह है कि शहर में दफ़ा 144 लगा हो, लेकिन मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक पहुंच जाती हैं, और एक सियासी जमात जलसा करने के लिए आपसे इजाज़त चाहती है तो उसको अदालतों में जाना पड़ता है। अदालतें जब कहती हैं आपको, तो सुबह में आप जलसे की इजाज़तनामा जारी करते हैं और रात 12 बजे आप उसको मनसूख कर देते हैं सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे। तो मेरा ख्याल में ख्वाजा साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इस तरह की गुफ्तगू उनको ज़ेब नहीं देती। हाँ, ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में ये मुनासिब समझा कि शायद शहर के अंदर मजहबी जमातों के कारकुन भी होंगे, और वो लोग भी अगर बाहर आ जाएं। इस दौरान हुकूमत वक्त ने जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख कर दिया है, तो कहीं अगर तसादम की फिजा बनती है तो यकीनी तौर पर उसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे आता। तो अगर किसी जमात ने किसी शर को, किसी तसादम को अवॉइड करने के लिए एक गुड जेस्चर दिया है, तो हुकूमत वक्त को उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम अज़ कम उस जमात ने एक पॉजिटिव और बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं तो इस पर यही कहूँगा, हाँ ये ज़रूर है कि अब तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि जब जलसे का अनाउंसमेंट करें, और अगर आपने मुलतवी भी करना है तो पार्टी की आदत अपने कोलिशन पार्टनर्स जो अपोजिशन में है और बिलखसूस कारकुनों को वेल बिफोर टाइम बताएं, क्योंकि पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाजें ऐसी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा शराज साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ आपके इसी पॉइंट के ऊपर। मैं इस पर मजीद भी आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट करें कि जो आपने बात की कि जो इस्लामाबाद वाला जलसा था उसके अंदर भी हमने ये देखा कि वेल बिफोर टाइम इन्फॉर्म नहीं किया गया, और उसकी वजह से पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी। ज़ाहिर कारकुनान थे, फिर बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कई एतराज़ात उठाए, तो जाहिर है वो चीज़ें पार्टी के अंदर से भी सामने आती हैं। और 4 लोगों को सिर्फ इस बात की खबर होना कि जी जलसा मनसूख कर दिया गया है, इटसेल्फ पार्टी को भी एक शौक होता है। जाहिर है जिन्होंने अपने वोटर्स को इंगेज किया होता है अपने अपने हलकों से, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि ये जो सारी जो टाइमिंग थी इस सारी सूरत हाल की, इससे जो अगले जलसे हैं, जो लाहौर का जलसा है, इसको मुलतवी करने का पर्पस भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस तरह से शायद वोटर इंगेज ना हो या पार्टी के अंदर से लोगों के एतराज़ात हो, इस वजह से किया गया हो? नहीं, मेरे ख्याल में आपने ये दुरुस्त नुक्ता उठाया है कि इतनी हेस्ट में और बगैर किसी मुशावरत के आप तो पार्टी के अंदर से कह रही हैं, बल्कि जो इस वक्त उन्होंने अपोजिशन जो अलायंस का एक सरबराह बनाया महमूद खान अचकज़ई साहब, गोया कि उन्होंने भी बाकायदा तौर पे नाराज़गी का इजहार किया है कि बतौर कायद अपोजिशन पार्टीज उनको भी एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया गया है। तो बेहतर था कि इमरान खान साहब ने अगर ऐसा करना था तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बुलाते, अगरचे बैरिस्टर गौर वहाँ पे मौजूद थे, तो प्रॉपर तरीके से इसको कॉल ऑफ किया जा सकता था। और इसमें कोई शक नहीं है कि 27 अगस्त के जलसे का अनाउंसमेंट तो कर दी गई, लेकिन कारकुन भी डिमोरलाइज होंगे, पार्टी के अंदर भी एक डिवीजन नजर आ रही है, और यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ को बैक ट्रैक पे जाना पड़ रहा है। और अब थोड़ा सा टाइम लेके तो मेरे ख्याल में डिसीजन करेंगे, क्योंकि इस दौरान उन्होंने अपने अपोजिशन के साथियों को भी मनाना है और पार्टी के अंदर जो डिवीजन है उसको ख़त्म करना है, तब जाके एक अच्छा शो कर पाएंगे। तो ये यकीनी तौर पे सियासी जमातें ये ज़रूर ये कहती हैं कि वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं, वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, लेकिन जब खुद पार्टी के अंदर
मशावरत का मामला हो, फैसला साजी हो, तो कहीं आइसोलेशन में, अलहदगी में लोगों को ऑन को दिए बगैर फैसले किए जाते हैं, और यही वजह है कि फिर सियासी जमातों के अंदर में एक इस्तराब और इंतशार की कैफियत देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो जलसा मुलतवी होना है, लेकिन अब जो पीटीआई की सूरत हाल है जिस पे हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी ख़बरें आती हैं, कभी राबतों के हवाले से कोई बात होती है, फिर ये कहा जाता है कि कोई राबता करने को तैयार नहीं है, ना कोई करेगा। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। इस सारी सूरत हाल में अपने वोटर्स को इंगेज करना, चलें अगर जलसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि पीटीआई अपने इन इख्तलाफात के बावजूद अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, अपने अलाइंसेस को इंटैक्ट रखे हुए है, या उसके लिए भी अब वो चैलेंजेस या स्ट्रगल का शिकार है? मेरे ख्याल में वो चैलेंजेस अब नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पे। यही वजह है कि कल सरप्राइजली अलीमा खान साहिबा जो हमशीर हैं उनकी, वो मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में गई हैं, और अब वो कोशिश कर रही हैं कि वो कारकुनों के साथ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी है, वहाँ के लोग ज़्यादा एक तरह से चार्ज हैं, एग्रेसिव हैं इमरान खान साहब की रिहाई को लेके, तो उनको भी लगता है कि हल्का सा ये ख़तरा महसूस हुआ है कि पार्टी की आपस की लड़ाई, आपस के इख्तलाफात से उनकी जो एक मुहिम है इमरान खान की रिहाई की, ये कम अज़ कम नेगोशिएशंस के लिए एक माहौल पैदा करने की, वो शायद नहीं बन पा रहा। और अब उनके फैमिली के लोग परेशान हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों से खुद राब्ते कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये सूरत हाल नहीं कि जिसमें पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हुए, कभी किसी को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है, कभी किसी की रुकनियत ख़त्म की जा रही है, कभी बहाल की जा रही है, तो शेख अफजल मरवत हो या बाकी लोग, तो इससे तो जो ओवरऑल एक मैसेज कारकुनों को जा रहा है कि पार्टी बजाय अपनी अपोजिशन के साथ लड़ने के, वो तो आपस में लड़ना दस्तो गिरबान होना शुरू हो गई है। तो इससे यकीनी तौर पर जो कारकुन है वो डीमोरलाइज होता है, तो डैमेजेस तो हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बात का एहसास अब तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी है कि अगर ये रवैया, ये रवश उन्होंने इख्तियार किए रखी, तो इससे पार्टी को एक तो नुकसान होगा, दूसरा वो जो बिगर गोल अचीव करना चाह रहे हैं, गोल के फॉर्म 45-47 की तहकीकात हो या इमरान खान की रिहाई, ये गोल्स पर अचीव करना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। अच्छा शराजी साहब, मेरा आखिरी सवाल अभी मौजूदा हुकूमत के हवाले से है। ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि चाहे वो इकॉनमी हो, सियासत हो, पार्टीज़, अभी पीपल्स पार्टी और जहाँ मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं, सारे मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। आप दूसरी तरफ हम जब भी हुकूमती वज़रा की बात सुने, अपोजिशन मतलब जो उनके साथ साथ जमातें हैं उनकी बात सुने, सबकी सियासत सिर्फ तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रही है। मतलब जो भी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, उसमें एक शख्स या एक पार्टी का नाम लिया जाता है, और जो बाकी मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। आपका इस, चूँकि आप सहाफ़ी हैं, आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं, आपको लगता है कि अब इस सियासत के अंदर एक शख्सियत या एक पार्टी से निकल कर अवामी मसाइल के ऊपर उसको तरजीह देना ज़्यादा ज़रूरत है वक्त की? यकीनन मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ा है, तो माशी चैलेंजेस, सिक्योरिटी के चैलेंजेस इतने आपके लिए गंभीर हो चुके हैं कि आपको तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, और आप दिन रात बैठें और इन दो चैलेंजेस को आप एक तरह से ओवरकम करने की कोशिश करें। लेकिन हम हैरान होते हैं बतौर सहाफ़ी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नदीम अरशद साहब ने जैवलिन थ्रो के ज़रिए पाकिस्तान के लिए 40 साल में तो पहली बार गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन हुकूमत वक्त के पास क्योंकि कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ और है नहीं, गोया कि इनके पास तो कोई और स्टैट्स है नहीं कि जिससे लोगों को कहें बिजली की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें कहाँ पहुँचा दी हैं, इन्फ्लेशन फिगर्स है नीचे आने को तैयार नहीं है, इसके साथ साथ मुल्क के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, गवर्नेंस के हालात भी बेहतर नहीं है। तो फिर हुकूमत, ऐसी हुकूमत अरशद नदीम के पीछे छुपती है या फिर अपोजिशन के ऊपर तीरंदाजी करके वो अपना वक्त गुजारती है। तो हुकूमत इस वक्त मेरे ख्याल में इसीलिए तहरीक इंसाफ को डिस्कस डिबेट कर रही है, या फिर अरशद नसीम साहब के लिए खसूसी प्यारे भेज के उनको इस्तकबाल कर, उनके तकारीब मुनक्कद कर रही है, क्योंकि हुकूमत की जो अपनी परफॉर्मेंस लिस्ट है वो इतनी मायूस कुन है, वो इतनी डिस्टर्बिंग है, वो इतनी नेगेटिव है, तो उस पर अगर गुफ्तगू करेंगे तो अपना और ज़्यादा सियासी नुकसान करेंगे। लिहाजा उन्होंने अपने जो बंदूक का रुख है वो या तो तहरीक इंसाफ की तरफ किया हुआ है, या कहीं कोई ना कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है तो उसको उजागर करने पर अपना सारा दिन सर्व करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह है
कि उनके निशाने पे तहरीक इंसाफ है। अगर परफॉर्मेंस अपनी अच्छी होती तो मेरा ख्याल में वो उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको ज़्यादा पोर्ट्रे करते। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें और मईशत की सूरत हाल देखें, ये तमाम इस बात का तकाजा करती हैं कि तमाम इशूज़ को सर पे नज़र करके अपनी तमाम तवज्जो इन दो मेजर इशूज़ पर डालें, क्योंकि अगर इन पे टाइमली आपने कोई एक्शन न लिया दुरुस्त हिम्मत में तो पाकिस्तान और ज़्यादा मसाइल के दलदल में धंस जाएगा। और ये हमने देखा भी है कि अनफॉर्चुनेटली हम जिन मसाइल की बात करें, अच्छा शराज साहब, आपको लगता है कि जिन मसाइल का आपने भी जिक्र किया जो अवामी मसाइल हैं, क्या मौजूदा हुकूमत या हुकूमत वक्त की तवज्जो, प्रायोरिटी, रोड मैप उस सारी चीज़ों से अलाइन कर रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, इस सियासत से हट कर क्या ये मसाइलों का जो हल निकालना है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इस चीज़ को लेकर सीरियस है या उस पर वो कहने उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है? देखें, अगर इनके आप 8 फरवरी से पहले इंतखाबी जलसों की तकारीर उठा के देखें तो गोया कि उसमें तो लग रहा है कि इनको इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनका बखूबी इदराक है, इनको पता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। लेकिन आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछता हूँ कि पंजाब में स्पेस ना मिलने पे तो आप वफाकी हुकूमत से नाराज़ होते हैं, लेकिन खुद आपने जो ऐलानात किए थे कि इस मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम के बाद कम अज़ कम 14-15 वजारतें ऐसी हैं कि जो वफाक में नहीं होनी चाहिए और हर साल हम उनके ऊपर 700 से 800 अरब रुपए खामखा खर्च करते हैं। हमें अपने अखराजात को कम करना चाहिए, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। आज वो आपकी तकारीर कहाँ गई हैं? आज उसी अंदाज में आप इस मुल्क को चला रहे हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा इंतज़ामी स्ट्रक्चर है, जिसमें गुड गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिसमें टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हो पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि असूलन तो इन जमातों को जो इंतखाबी जलसों में किए गए ऐलानात हैं उनके अकॉर्डिंगली अपना रोड मैप बनाना चाहिए। लेकिन फिर क्या कहें, सियासी मसलतों का शिकार होते हैं या इनको लगता है कि इनके पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि इतने बड़े डिसीजन कर सकें। लिहाजा आज 6 माह से ज़्यादा अरसा होने को है, ना तो आप PIA को प्राइवेटाइज कर सके, ना आप स्टील मिल को बेच सके, ना कोई और इस तरह के इकदाम उठा सके तो जिसके नतीजे में हुकूमत आपकी हुकूमत के बारे में ये कहा जा सके कि जो आपने कमिटमेंट्स इस आवाम को दी थी आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। आप सिर्फ कर रहे हैं तो सिर्फ यही कर रहे हैं क्या IMF की एक डिमांड लिस्ट है जिसके नतीजे में आपने इस मुल्क के गरीब आवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने हैं, उसमें आप किसी सूरत भी कोई ताख़ीर नहीं करते, फौरी तौर पर डालते हैं और फिर आवाम को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए आप आ जाते हैं। काबीना के इजलास लाइव दिखाए जाते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि जी हाँ, हमने टैक्स जो देने वाला तबका है उसके ऊपर और बोझ डाल दिया है, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा है। यकीनी तौर पे हमें अंदाजा है कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन मुश्किलों को हल करने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो तो लेना भाई, वो लेना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल स्टेप्स। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार शराज साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। क्रिकेट के हवाले से बात कर लेंगे। जिम्बाब्वे हो, अफ़गानिस्तान हो और अब बांग्लादेश भी, ये तो पहली दफ़ा नहीं है लेकिन स्टिल जी, पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच आपको पता है कल इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें बड़ा अपसेट देखने में आया। और वो बड़ा अपसेट ये हुआ कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें सर्जरी के बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन अब आपकी कहाँ चला गया ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्फेक्शन ऐसे हुआ कि पाकिस्तानी टीम जी बांग्लादेश से हार गई है 10 विकेटों से। बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और रावलपिंडी में जारी टेस्ट के आखिरी रोज़ पाकिस्तान ने जी 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन से इनिंग शुरू की थी। तो कप्तान निशान मसूद जल्दी आउट हो गए, बाबर आजम ने 22 रन स्कोर किए और साउथ शकील जो है अपने टेस्ट करियर में 0 पे आउट हो गए। और पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 146 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई थी और बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ
30 रन्स का हदफ दिया था। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश जैसी टीम से अपनी होम ग्राउंड पर पहली जो शिकस्त है, इसकी वजूहात, नताइज और सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन हुआ है, इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। अहमद, आपने सर्जरी के बाद ऐसा कोई देखा है कि उसका इन्फेक्शन आगे भी फैल गया हो टीम के अंदर? वो हम देख रहे हैं, कल पहला टेस्ट मैच था और बांग्लादेश से था होम ग्राउंड पे। जी सर्जरी कर रहे हैं ना वो। जी हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सर्जरी की है, उनकी तमाम तर फोकस जो है वो और चीज़ों पे बहुत है कि सारा दिन इधर उधर की चीज़ों पे काम करना। मोहसिन नकवी साहब हमारे इज्जत माफ चेयरमैन पीसीबी, कि उनका सारा दिन होता है ट्वीट्स करना। दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ट्वीट्स करता है? जैसे जर्नलिस्ट होता है ना, दिन में 8-10 ट्वीट करते होते हैं, हर किसी बात पे ट्वीट आता है। वो ये देखते हैं कि कौन सा जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बोल रहा है, उनका पाबंदी लगा दी जाए, उनकी एंट्री के ऊपर उनके कार्ड ना बनाए जाए। ये सर्जरी तो चल रही है। ये जो क्रिकेट के मामला हैं तो उस पर तो फोकस उनका सबसे कम है। तो आप ये देखिए, अब तो मैं अपसेट कहूंगा ही नहीं, इतने मैचेस अब हार के हर किसी से आते हैं। वो जो होता है ना, कहता है जो भी आता है घंटा बजा के चला जाता है। तो हमारी टीम का तो वो हिसाब हो गया कि जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, बांग्लादेश से भी हार जाते हैं, अफगानिस्तान आयरलैंड सबसे हार जाते हैं। पिछले 2-3 सालों में इतना हारे हैं, अब तो वो तकलीफ भी शायद नहीं होती, अब तो एक इम्यून हो गए, मेरा ख्याल है। हाँ, इम्यून हो गए। अरमला, मेरा ख्याल ये है कि अब हमें मान लेना चाहिए कि हम एक एवरेज टीम है। अब ये अपसेट नहीं रहा है, अब ये नॉर्मेलिटी है कि अब तो ये बस रूटीन बन गई है हमारी टीम। वैसे भी मेरा ख्याल है कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको असल मकाम पता चल गया है। अच्छा अमर, मकाम पता चला है या नहीं चला है? अब अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन हमारी होप्स एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई रहती हैं, चाहे अच्छा खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। हमने पिछले जो सीरीज़ है उसमें भी देखा, वर्ल्ड कप में देखा, ये सारी चीज़ें वो है जो हमारी आंखों के सामने हैं। लेकिन क्या करें ना, दिल नादा मानता ही नहीं है। हमारे दिल में अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और हम चाहते हैं कि टीम अच्छा खेले, इसमें पोटेंशियल है। अगर मैनेजमेंट के मसाइल हैं, लीडरशिप के मसाइल हैं, तो उनको हल होना चाहिए ना, क्योंकि जाहिर है एक वाहिद एंटरटेनमेंट है जिसको आपने पहले दिन से आवाम को एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जी आपकी क्रिकेट है, जीना वरना आपका इसी पे है। तो अब कैसे एक्सेप्ट करे आवाम भी? बस ये आवाम को एक्सेप्ट करना चाहिए जो सीरीज ऑफ इवेंट हुए पिछले 1-2 साल में। और दूसरा बात यह है कि अगर आप मैं थोड़ा सा एक रियलिस्टिक बात करूं तो अभी नए कप्तान बने आपके, लास्ट उनकी सेकंड टेस्ट सीरीज है, आपके नए हेड कोच आए, उनकी पहली सीरीज है। तो दूसरा थोड़ा सा यानी कि वैसे टेक्निकली इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट क्रिकेट में सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। सचिन टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल होती है। इसमें जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, नई मैनेजमेंट आती है, तो उनको सेटल डाउन होने में मेरे क्या बॉलर्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है। फिर हमें याद रखना चाहिए हमारे नए क्यूरेटर आए और लोग पिच पे तनकीद कर रहे थे। मैं समझता हूँ क्यूरेटर ने बहुत जबरदस्त पिच पर आई है, क्योंकि आप देखिए रिजल्ट निकाला है उसने, आपका रिजल्ट निकला, आपने बस उसको रीड ठीक नहीं किया। क्यूरेटर का पिच बुरा नहीं था, आप उसको रीड नहीं कर पाए। और थोड़ा सा मार्जिन हमें टीम मैनेजमेंट को इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि अगर हमें याद हो तो मैच से पहले हर रोज बारिश की फोरकास्ट थी, तो उन्होंने शायद ये समझा कि बारिश बहुत डिस्टर्ब करेगी, इस वजह से उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिला लिए। लेकिन क्योंकि बारिश बिल्कुल धोखा देगी, बारिश उसके पहला दिन मुतासिर हुआ मैच, उसके बाद बड़ी सख्त धूप लगी और शदीद धूप लगी। आपको पता है बस ये देसी मीडिया है, उसको भादरा कहते हैं, और इस भादरे में सबसे तेज धूप लगती है। तो उसकी वजह से वो टोटल ड्राई आउट हो गई, घास का इफेक्ट खत्म हो गया, मॉइस्चर वाइप आउट हो गया पहले दिन ही, पहले सेशन के बाद। तो वो बैटिंग के लिए काफी बेहतर हो गई। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट भी धोखा खा गई। आई होप के पाकिस्तान में अब ये जो डब्ल्यू क्रिकेट और आगे होगी, अपनी पिचेस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि पहले क्या था अरमला, पहले ये था कि आपने पिचेस के को इतना छेड़छाड़ की, जब ऑस्ट्रेलिया आया था तो तब वो बस लगा कि सब फटाई बनेगा। अच्छा ठीक है, मार्जिन दे देते हैं हमने बहुत दफ़ा इस टीम को मार्जिन दिया है, मैनेजमेंट को मार्जिन दिया है, लेकिन फिर हम बातें भी ना करें ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे ले आएंगे, हम वैसे कर देंगे। ठीक है, आप लाए हैं, हम भी पेशेंट हैं इस टीम के साथ, पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं हम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ टेक्निकलिटीज़ अमर आप मुझसे बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं, आप फॉलो भी करते हैं क्रिकेट को, कि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको अभी सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। हम इसके टेस्ट क्रिकेट ये असल और वाहिद फॉर्मेट है जो क्रिकेट का है। ये तो T20 आगे हम जिस तरह से इसको शॉर्टर फॉर्म में ला रहे हैं, हमारे टेस्ट स्क्वाड ही अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम आगे इन फॉर्मेट्स पे कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं अच्छी?
मैं कहूँगा पेशेंस से पेशेंट तक का सफर। तो उसमें वजह ये है कि हमारे जो प्लेयर है ना, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर आप उसके यूज टू नहीं होते हैं, क्योंकि आपके जो टेस्ट मैचेस है उसमें बहुत बड़े गैप होते हैं। अभी भी आपको 7-8 माह बाद जाके टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो जब इन बिटवीन आप ये क्रिकेट खेलेंगे नहीं तो आप कैसे यूज टू होंगे। हमारे प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से भागते हैं जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्योंकि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है और पैसे कम होते हैं, तो खेलना नहीं चाहते। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप भागेंगे, तो आप हमेशा इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, आप इन टच नहीं रहेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे प्लेयर जब जितने गैप के बाद वो टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उनको 1 या 2 टेस्ट मैच तो सेटल होते हुए लग जाते हैं। सेटल होते हुए लग जाते हैं। अच्छा जी, अब ये दूसरा टेस्ट मैच होगा बांग्लादेश के साथ ही। पहले मैच की गलती से आई गेस हम सीख लेंगे कुछ ना कुछ। आपने कहा कि चले हम मार्जिन दे देते हैं, मौसम ने धोखा दे दिया या दीगर मामलात हुए, क्या स्ट्रैटेजी होगी जी? अब बाबर आजम हो या सऊद शकील हो, शान मसूद हो, क्या करना है जी? बाबर आजम के पास तो डेटा बहुत है, और कहने का मकसद ये है कि आप इतनी सीरियस टॉपिक है और मुझे हंसा रहे हैं, ये मैं नहीं हंस रही हूँ, वो बाद में इतराज आएगा कि इतना सीरियस टॉपिक था और आपने इतना ऊंची केका मारा है। अच्छा, तो बाबर आजम जो मेरा ख्याल है तो थोड़ी अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा, यानी कि उनको ये लगता है कि वो बहुत बड़े महान बैट्समैन है, लेकिन अपने आप वर्कआउट नहीं करते। 2 इंस्टेंस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे उनके जो मेरे पास इतना थे कि उनको जब उनको कहा गया कि आपकी वीकनेस पे थोड़ा हमने काम करना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने ऊपर खुद काम करूंगा। यानी जब बैट्समैन अपने आप को ये समझने लगता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया और अब मेरे पे कोई खामी पे मेरे पे काम नहीं कर सकता, इतना बड़ा बैट्समैन, तो थोड़ा सा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। फिर आपने देखिए आपके जो प्लेयर्स अभी डे 5 पे आउट हुए, सब उसमें ज्यादातर विकेट थ्रो करके गए हैं, यानी कि मैंने एग्रेशन के साथ खेलना। अच्छा, एक और बीमारी हमारे सोशल मीडिया पे भी आ गई है लोगों में भी, और कि जी एग्रेसिव खेलना है। देखिए ये अजीब सी बीमारी है। एग्रेसिव टेस्ट क्रिकेट का मकसद होता है आपने इफेक्टिव खेलना है। एग्रेसिव, अगर मौका एग्रेसिव खेलने का है तो आप एग्रेसिव खेलें, मौका डिफेंसिव खेलने का तो डिफेंसिव खेलें। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की गेम होती है। आप देखेंगे पहला 5वें दिन तो बिल्कुल स्टार्ट में ही मैच खत्म हो गया। तो इसमें सिचुएशन ये थी कि आपने पूरी बैटिंग करनी है, विकेट को सेव करना है और सेफली रन्स करने, जिस सिचुएशन में आप आ गए थे। लेकिन उल्टी सीधी शॉट्स खेलते हुए आपके प्लेयर विकेट देकर चले गए। सो ये प्रॉब्लम है कि एक तो ये अग्रेसिव वाला भूत निकालें, जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से आपको अडाप्ट करके खेलना है। अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। तो और दूसरा ये कि खामखा की एग्रेशन की जरूरत नहीं है। क्या फायदा ऐसे एग्रेशन का, क्या विकेट थ्रो करें और आप टेस्ट मैच ही हार जाए। अच्छा, एग्रेसिव के हवाले से आपने बात की ना कि सोशल मीडिया पे लोगों को एक शुरू हो गया है। एक्चुअली अब हम टेस्ट मैचेस उस तरह से देखते भी तो नहीं है अमर। एज ए नेशन भी तो हमारा टेस्ट मैचेस देखने का, उसको समझने का टेम्परामेंट ख़त्म हो गया। तो प्लेयर तो ऑलरेडी खेलते नहीं हैं, बहुत कम खेलते हैं टेस्ट मैचेस। हमें भी पता है 2-2.5 घंटे में T20 का मैच है वो ख़त्म हो जाएगा। हम एज अ स्पेक्टेटर भी उसमें बहुत सॉर्टेड होते हैं। सो डोंट यू थिंक कि टेस्ट मैचेस मजीद होने चाहिए, ताकि इन प्लेयर्स के साथ साथ अवाम को भी आदत हो कि भाई पेशेंस से खेलना है, जरा हौसला, सबर, तहम्मुल, एग्रेशन जहां पे एज यू सेट की जरूरत है वहीं दिखाई जाए। देखिए इसमें ना पीसीबी का अपना पूरा, एक तो टीम का ये कि टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी तो लोगों में शौक पैदा होगा मजीद टेस्ट क्रिकेट का। भागते रहेंगे लोग, कहेंगे हम क्यों 5 दिन जाया करेंगे, 8 दिन आपने हारना ही है लंबी क्रिकेट। दूसरा ये कि स्टेडियम खाली थे, अरस्तु है ना, अरस्तु लोग हैं कि स्टेडियम खाली थे, इन्होंने टिकट की प्राइसेस लगाई और 2 दिन बाद इनको याद आया कि लोग नहीं आ रहे तो हम फ्री अब दाखिला देंगे। मुझे आप बताएं, आप बोला इतनी सख्त धूप में भादरे की धूप की बात कर रहा था कि पिंडी का ओपन ग्राउंड के छुपने की जगह नहीं, तो तब की दोपहर में कौन आके मैच देखेगा? सिर्फ वही देखेगा जिसको घर वालों ने घर से निकाल दिया। तो बात यह है कि बहुत ज्यादा आपको एडवर्टीजमेंट ये करते नहीं है कि किसी तरह से क्राउड को लेकर आए। इनको चैनलाइज तो करना नहीं आता कि कैसे क्राउड को ले आ जाता। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड करें, उनके थ्रू टिकट सेल करें, तो बहुत बेहतर तादाद में लोग आएंगे। आप इनका फोकस होता है बस टेस्ट क्रिकेट को सर से उतार के फेंको, बस किसी तरह मैच हो जाए, कोई प्रमोशन नहीं होती। कभी आपने लाइफ में देखा टेस्ट मैच हो, कहीं बिल बोर्ड पे कोई एडवर्टीजमेंट हो रही हो, कहीं आपको कुछ नजर आ, कभी भी नहीं। तो फिर वो डेटा बहुत एक ऐड चलता है, फिर कोई और चलता है, ऐसे एड्स ही हमें नजर आते हैं। वैसे तो हमें कोई और ऐड नजर नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट तो मुझे आई स्वेयर, हालांकि मैं क्रिकेट देखती भी हूँ, थोड़ी बहुत समझ भी है, बट मुझे भी जब शोर मचता है, खबरें पढ़ते हैं, तब हमें समझ आता है अच्छा टेस्ट सीरीज होने वाली है, अब इसको फॉलो करना है। अदरवाइज कहाँ लोगों को पता होता है टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और कहाँ नहीं हो रहे हैं। एक तरह से पता चलता है, रोड ब्लॉक होते हैं ना, रूट लगता है तो पता चल जाता है अच्छा कोई टेस्ट मैच चल रहा है। तो बहरहाल ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा
अगर सीरियस हो जाए अपनी जॉब के साथ तो ये टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। मुझे एक वो वाकया याद आ गया, मैं पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही थी 2019 में, तो उस वक्त पीसीबी के एक हेड ऑफ कमर्शियल्स और ये मार्केटिंग को देखते थे सारे, उनको कहा गया कि पाकिस्तान में 10 साल बाद क्रिकेट वापस आ रही है बैन के बाद, तो आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट को क्या अरेंजमेंट की जरूरत है। तो उन साहब का मैं उस वक्त बयान सुन के हैरान हो गया। वो भी मुझे एक एटीट्यूड नजर आता है कि बस ये एक सरकारी नौकरी होती है ना, पीसीबी भी वैसी ही है, जो सरकारी नौकरी करो, काम जल्दी से पूरा करो, और वो जब पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठपो, तो बस उसके बाद अल्लाह अल्लाह फैसला होता है। अच्छा अमर, आप ये बताएं, कल के मैच हारने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग मीम आपने क्या देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर? इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये देखी मैंने सोशल मीडिया पे कि मीम नॉट न्यूज़। हाँ मीम, अच्छा मीम, इंटरेस्टिंग मीम जो है वो ये आप कह लें कि एक साहब ने कहा कि हर बार हारते थे तो लगता था कि इससे ज़्यादा लो क्या होगा, और उसकी नेक्स्ट मर्तबा टीम जो है वो उसके ऊपर भी सरप्राइजिंग डिफीट देके कहती थी कि ये देखें ये इससे बड़ा लो आ गया। यानी कि वो आपको इतना बड़ा सरप्राइज करते थे कि मतलब पिछला जो लोएस्ट एक पॉइंट होता था उसको वो बीट कर देते हैं, तो ये हर बार एक नया लोएस्ट आता है, नया स्टैंडर्ड सेट हो रहा है जी हारने का, यही कह सकते हैं हम। अनफॉर्चुनेटली हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम तनकीद करें, लेकिन अब क्या करें यार, पाकिस्तानी कौम ही ऐसी, मैं कहती हूँ हमें हर एक बंदे को इंडिविजुअल लेवल पे एक प्राइज़ मिलना चाहिए, जितना सब्र तहम्मुल हम इस माशरे के अंदर दिखा रहे हैं। चाहे कोई वाहिद एंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी में है, क्रिकेट देख लेते हैं या कोई स्पोर्ट है, और स्पोर्ट को हम पूछते नहीं है, जिसको हम पूछते हैं उसके ये हालात हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आएँ जी। बारिशों के हवाले से हम बात करेंगे। ताकतवर जो मानसून सिस्टम है आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके सबब कराची और सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। वैसे तो एनडीएमए ने पूरे मुल्क के अंदर रेन अलर्ट जारी किया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन कराची में जो बारिश के पेश नज़र हंगामी इक़दाम है उसके हवाले से और हंगामी हालत को देखते हुए जो कहले इक़दाम का कहा गया है, और बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की जो छुट्टियाँ हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं। कराची में रेन अलर्ट को लेकर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी हवाले से मुज़म्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे जहाँ मैं मुल्क भर में बारिशों की बात कर रही हूँ तो तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है 29 अगस्त तक मुल्क भर के अंदर, और ये शदीद बारिशें जो होंगी, वैसे आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की भी, जहाँ पर जो सैलाबी हालात हैं उसकी वजह से बहुत सारी जो हलाकतें भी सामने आई हैं, लोगों को भी नकल मकानी करने और दीगर जो चीज़ें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो कराची में आपको पता है कि जब भी रेन या बारिशों के हवाले से, वैसे तो जब भी जहाँ भी कहीं बारिश होती है ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसके असरात होते हैं, और एनडीएमए ने चूँकि मुल्क भर में इन तूफ़ानी बारिशों के हवाले से कहा है कि जी इक़दाम किए जाएँ, और रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। और कराची में बारिश की पेशगोई के पेश नज़र जो हंगामी हालत इसको उसके नफाज के हवाले से भी कहा गया है, और जो छुट्टियाँ हैं ज़ाहिर है वो भी मनसूख की गई हैं जो वहाँ पे बल्दिया उज़्मा के इदारों के लोग हैं। क्या सूरत हाल होगी इस पर भी हम अपडेट लेंगे। जो बारिशों का स्पेल है जो कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर है, बारिशों को लेकर समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कि धूप होती है और बारिश हो रही होती है, और इन बारिशों का असर जो है हमारे ऑब्वियसली सारे इलाकों के ऊपर आता तो है, जहाँ पर लोग जो कह लें नकल मकानी करने के लिए कोशिश भी करते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं या वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल आती है, तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इक़दाम है हम ये कर लेते हैं जनाब। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे, और क्या सूरत हाल है। राबता हमारे रिपोर्टर से कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है, अब सब ठीक है। दूसरी जानिब हमारे पास कुछ और ख़बरें भी हैं सवात के हवाले से, चूँकि हम बारिश का जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जी एक हमारे पास ज़बरदस्त सी न्यूज़ रिपोर्ट है, हम आपको उस हवाले से बताएं कि सवात के खिलौनों के बाज़ार में खिलौना आया है जिसने बच्चों को एक जो कह लें नया शौक़ बच्चों के अंदर पैदा हुआ है। इस खिलौने को कहा जाता है जो आवाज़ निकालता है। आई गेस ये सवात के अलावा लाहौर के अंदर भी है, मुझे लगता है मेरे नेफ्यूज़ भी इससे खेल रहे थे। क्यों लोग इसको, कुछ बुज़ुर्गों के लिए बड़ा एनोइंग सा हो गया है, लेकिन इस खिलौने का पर्पस क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं।
आजकल सवात के हर एक मार्केट में क्रैकर का ये खिलौना आसानी दस्तयाब है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये नया खिलौना टक टक की ऐसी जादुई आवाज निकालता है कि बच्चे इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। हर तरफ बच्चों की टक टक के साथ एक मुकाबला चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक शोर मचा सकते हैं। ये गेम बहुत मजे का है। जब मैं ये गेम खेलता हूँ सारे दोस्त आके इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं कौन मुकाबला जीतता है। हम दोस्त आपस में मुकाबला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे मुकाबले जीते हैं। बच्चों की ये खुशी बुजुर्गों के लिए किसी सजा से कम नहीं। बाजार, गली और घरों में मुसलसल टक टक सुनने से बुजुर्गों का सुकून गायब हो चुका है। खेल बुनियादी तौर पर बच्चों का हक है और बच्चे खेल को पसंद भी करते हैं, इससे सीखते भी हैं। बच्चों को खेलना चाहिए, लेकिन खेल ऐसे हों कि इनसे दूसरे लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। बच्चे तो इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन बड़े जो है शोर से बड़े तंग है। माजी में भी ऐसी शोर मचाने वाले खिलौने बच्चों में बहुत मकबूल थे, लेकिन आजकल के वालिदैन और बुजुर्ग इनसे सख्त तंग आ चुके हैं। टक टक की आवाज ने सबके सब्र का इम्तिहान ले लिया है, लेकिन बच्चे अपनी दुनिया में खुश है। ये क्रैकर गेम बच्चों के लिए मजे का है, वालिदैन के लिए एक इम्तिहान और बुजुर्गों के लिए दर्दसर बन गया है। देखना यह है कि ये खिलौना कब तक चलेगा या फिर बुजुर्गों की दुआओं से जल्द खत्म हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ समाधान जुम, पब्लिक न्यूज, सवात। अच्छा, इस खिलौने के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी वाकई ये सरदर्द है। और जो बच्चे ले रहे हैं, इनफैक्ट पता नहीं क्या क्रेज़ है बच्चों का। बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से ख़रीदना शुरू किया है। ये सवात में नहीं है, लाहौर में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह खिलौना। आपको पता है इंटरनेशनली इस पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी जो टक टक की आवाज़ है ये बहुत अनोइंग है। और जिनके पास है उन माँ बाप के लिए मेरी दुआएँ हैं, घर वालों के लिए, क्योंकि बहुत अनोइंग खिलौना है। हमने सोचा कि इस हवाले से आपको बता दिया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, कुछ इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से भी बात करेंगे। लेबनान की जो मज़ाहमती तंजीम है हिज़्बुल्लाह अपने कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल का बदला लेने के लिए शुमाली इसराइल में कायम मुख्तलिफ शहरों पर 300 से ज़ायद ड्रोन, तैयारों और रॉकेट से हमला कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने अपने हमले में इसराइली फ़ौजी तनसीबात और दिफाई जो निज़ाम है आयरन डोम को भी निशाना बनाया है। और हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हमारे बदले का सिर्फ पहला मरहला है। हमलों के बाद ही इसराइल में आइंदा 48 घंटों के लिए जो इमरजेंसी है वो सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी की गई है। हिज़्बुल्लाह के हमलों के जवाब में जी इसराइली जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने भी लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि इजरायली फ़ौज ने ये दावा किया है कि हमारे एयरफोर्स के 100 जंगी तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के रॉकेट लॉन्चेस को रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर पेशगी हमले करके हज़ारों रॉकेट जो है हिज़्बुल्लाह के हमले से कबल ही तबाह कर दिए हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ काहिरा में जी हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ही ख़त्म हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार अहमद खान साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जिस पे हिज़्बुल्लाह के मिसाइल ड्रोन से जो हमले हैं इस पे भी बात करेंगे, और क्या समझते हैं कि इससे जो मामला है वो मज़ीद कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जी, अभी जो मिडिल ईस्ट की ओवरऑल सिचुएशन है ये हिज़्बुल्लाह तक आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप पता होगा कि 7 अक्टूबर लास्ट ईयर लड़ाई शुरू हुई थी और ये तकरीबन 1 साल होने को है जी। इसमें जो रजिस्ट कर रहे हैं ग्रुप, मुतहारिब ग्रुप, वो 4 हैं। इसमें हिज़्बुल्लाह जो है वो लेबनान में, साउथ लेबनान में, फिर कतैब हिज़्बुल्लाह इराक में है, हूती जो है वो बेसिकली यमन से, और इससे हमास लड़ रही है फ़लस्तीन से। तो ये बेसिकली 4 मुतहारिब ग्रुप हैं जी। और लेटेस्ट जो भी सिचुएशन है इसमें जैसा आपने मेंशन किया और उसका बैकग्राउंड भी है कि हमास के जो लीडर थे इस्माइल हनिया, उनको शहीद किया गया था ईरान में, राइट इन तेहरान। और वो एक ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका था और पीस एफर्ट के लिए भी, और नेतन्याहू चाहता ही नहीं है कि वॉर जो है वो खत्म हो। तो अभी एंटनी ब्लिंकन जो है विजिट करके गए हैं, आई थिंक कतर भी आए हुए थे, और मिस्र वाले, ये काफ़ी उम्मीद थी कि वहाँ पे कोई पीस डील हो जाएगी। लेकिन दोनों साइडें जो है मेरा ख्याल है वो भी इस वक्त मेनली एक दूसरे को स्ट्राइक करना चाहती हैं। दूसरा, ईरान ने अनाउंस किया था कि वो अपने टाइम और प्लेस पे बदला लेंगे इस्माइल हनिया की शहादत का, और मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगले 72 घंटों में कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है और इसकी निशानियां मौजूद हैं। लाइक हिज़्बुल्लाह का अगर आप देखें, नॉर्दर्न इसराइल में तकरीबन ऑलमोस्ट 100-125 किलोमीटर तक उन्होंने
जो स्ट्राइक की है, इसके फजर 5 और खैबर 1 मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, और ड्रोन भी इस्तेमाल किया। फर्स्ट टाइम ड्रोन इस तरीके से पेनिट्रेट किया गया जो उनका डोम है जी। इजराइल का। तो फिर यूएस ने भी काफी सारी फोर्सेज जो है अभी भेजी हैं। जो लेटेस्ट है उसमें यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट है जो कोरिया से यहाँ पहुंचा ओमान में, और यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसका मतलब है कि एरेड है फोर्सेज, और ऑलरेडी यूएस के काफी सारे स्ट्राइक ग्रुप गल्फ में मौजूद होते हैं और रेड सी में। तो चीजें भी काफी आई थिंक खतरनाक हैं, और कोई भी आई थिंक चिंगारी जो है एक बड़ी आई थिंक वॉर को जन्म दे सकती है। अच्छा, आपने भी ख़ुद बात की कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से ये सूरत हाल हमारे सामने है, लेकिन दूसरी जानिब इसमें जिससे आपने कहा कि अगले 72 घंटों में चीज़ें मज़ीद ट्रिगर हो सकती हैं, जिसकी बहुत सारी निशानियां आपने कहा मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के रोल के हवाले से भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और आपने अभी ख़ुद भी बात की कि अमेरिका ने भी बहुत सारी फोर्सेस भेजी हैं इस सारे मामले को कहीं भी कूल डाउन करने के लिए। जैसे आपने कहा कि कायरा के अंदर जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी कि ये मामला सॉर्ट आउट होगा, ये मुआहदा कुछ होगा अच्छे नोट के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कशीदगी की वजह से वो भी नहीं हो पाया। सो कहीं ना कहीं इस मामले को कूल डाउन करने के लिए किसी ना किसी को तो अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। जिसमें मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं, स्पेशली गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है जी, कतर है, मिस्र, और किसी हद तक जो इनकी एफर्ट रही है कि चीजें सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज इसमें पूरे मिडिल ईस्ट का नुकसान है। अगर आप ओवरऑल अंदाजा करें कि जो स्टेट ऑफ हर्मुज है और रेड सी और सुएज कनाल, ये कि आप कह लें रीजन बनता है, यहाँ से तकरीबन 33% ऑफ ग्लोबल ऑयल और एनर्जी फ्लो करता है। तो अगर ये चौक होता है तो उसमें मिडिल ईस्ट का भी नुकसान है और पूरी दुनिया का नुकसान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ नेतन्याहू है और वो हेल्प बेंट है कि उसको अपनी गवर्नमेंट का भी बहुत खतरा है, बिकॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं कि उसकी जो वॉर एफर्ट है। तो डेफिनेटली इसराइल में सारे जो है ज़ायनिस्ट नहीं है, बट डेफिनेटली ज़ायनिस्ट लॉ भी बड़ी स्ट्रांग है, तो वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये कर रहा है। स्पेशली जो इंसाइट किया उसने और अटैक किया ईरान में, आई थिंक बिल टोटली अनवारंटेड था। इसका मतलब है कि आप बेसिकली ईरान को ल्योर इन कर रहे हैं कि वो लड़ाई में शामिल हो डायरेक्टली। तो ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि हमास ने भी शायद एग्री कर लिया था कि अगर जंग बंदी रुकती है। अभी गजा की हालत ये है कि इसमें जो अभी तक ओवरऑल ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ, जो वेपन सिस्टम फेंके गए हैं, और तकरीबन 3 हिरोशिमा के एटम बॉम्ब्स के, जस्ट इमेजिन द कारनेज, 40,000 से ज्यादा शहादतें हैं और ऑलमोस्ट 80,000 से ज्यादा इंजर्ड है, इसमें बच्चे और खवातीन है। और एक तरफ एक हिट किया है घर इनका करात शमोना में लेबनान ने, और इसराइल ने कहा ये वॉर क्राइम है। जस्ट इमेजिन कि एक तरफ आपने पूरा गजा जो है मेड कर दिया और एक घर की इतनी फिक्र है। इसमें वेस्टर्न मीडिया का भी कसूर है, उससे फिर ज़ायनिस्ट लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। यूएस में इलेक्शन हो रहे जिसमें ट्रंप और आपने देखा पहले बाइडन और अभी कमला हैरिस ये ट्राई कर रहे हैं कि ये कौन सा को ज़ायनिस्ट ज्यादा है। तो उस पर कोई उम्मीद नहीं है कि यूएस पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कोई खास रोल प्ले करेगी, बिकॉज वो काफी बायस्ड है। तो ये आई थिंक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। उसमें डेफिनेटली ओआईसी ने भी एफर्ट की है, पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन जो मुतारिफ ग्रुप हैं और जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने गाज़ा की बात की है, ज़ाहिर है ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है। जहाँ पे वॉर क्राइम की बात कर रहे हैं वो तो सारी हदें इज़राइल पार कर चुका है गाज़ा के अंदर। हमने जहाँ पे जितनी शहादतें देखी हैं, ह्यूमैनिटी की जहाँ पे बात की जाती है, वॉर क्राइम तो सेकेंडरी आता है, ह्यूमैनिटी के बलबूते के ऊपर ये वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्री स्टैंड करती हैं, इनके एथिक्स स्टैंड करते हैं। लेकिन उन एथिक्स को जिस तरह से रौंदा गया है गाज़ा के अंदर, हम सबकी दुनिया की आंखों के सामने है। तो ये अमेरिकन लीडरशिप जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं या ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ या मीडिया की बात कर रहे हैं, क्या ये सब इस बात से बेखबर है कि गज़ा के अंदर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, और उस पर मुस्लिम ममालिक के रोल के हवाले से भी हम बार बार ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मामला कहीं एक जानिब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। कौन क्या कर सकता है इस सूरत हाल में? जिसमें जो वेस्टर्न मीडिया का रोल रहा है, तो थोड़ा पीछे जाए तो ये जो पॉलिसी है इजराइल की, इसको दाइबा पॉलिसी कहते हैं। ये बेन गुरियन के टाइम के 1950s की है, शायद 40s की, कि यूं ही फलस्तीनियों की एक नस्ल तैयार हो, आपने अटैक करके, मतलब दाइबा मीन मोइंग द ग्रास, कि आपने घास की तरह इसको जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से देखते हैं। और ये इसमें अगर आप देखें 80s में फिर 90s में इंतफादा शुरू हुई, उसमें इजराइल कंटिन्यू की, लेकिन ये आई थिंक बहुत ज्यादा उससे दहशतनाक भी है और आपके इंसानियत की जो है ना तस्वीर भी है। और जिस तरह अभी आई थिंक कोई 14-15 हज़ार बच्चे और ख़वातीन
और वो तो बरीड है, अभी तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं हो, कितनी बिल्डिंग गिर चुकी, साल है गजा में तरह का सिस्टम। तो ये एक है। फिर तो जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, अनफॉर्चुनेटली टोटल बायस होकर प्रो इजराइल ये रहे हैं। और इसमें आई थिंक ओआईसी दो चीजें कर सकती थी जो हमेशा हमने रिकमेंड की है, बाकी ओआईसी पे डिपेंड करता है कि आप कम से कम अगर मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करते तो आप दो चीजें करें। एक तो डिप्लोमेटिक बायकॉट से बड़ा फर्क पड़ता है, फिर इकोनॉमिक बायकॉट है कि आप गुड्स का एनीथिंग रिलेटेड टू इजराइल, तो उससे एक प्रेशर आता इजराइल की आबादी पे भी। तो वो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जा सका। इंडिविजुअल आप कह लें कुछ सैंक्शन हुई या अवाम ने कोई मूवमेंट चलाई अगेंस्ट लेट्स से उनकी लेट्स से प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। अदरवाइज ये दो काम भी हो जाए तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, उससे फलस्तीनियों की आई थिंक मजीद जो मैसेकर हो रहा है उसको रोका जा सकता है। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि इसमें भी अभी तुर्की ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ आई थिंक बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कह रहे हैं कि वो करेंगे, लेकिन दे हैव टू वॉक द टॉक, तब जाके शायद ये मसला हल की तरफ जाए। कुछ एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। जाहिर है बातचीत से मामला नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसा एक्शन नज़र आना चाहिए जिससे चीज़ें आसान हो। आप दो कि जहाँ पर हम बच्चों की, ख़वातीन की, नौमौलूद बच्चों की बात करें, गज़ा के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर बमबारी किए जाना, मुख्तलिफ कैंप्स के ऊपर किया जाना, मेडिकल कैंप्स के ऊपर, तो ये सब इस सारी सूरत हाल में आपने कहा कि दो के मुस्लिम कंट्रीज़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, वेस्टर्न मीडिया ने जहाँ अपना बाइस तरीका, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने ज़ाहिर है ओआईसी के अंदर कोशिशें की हैं, लेकिन ये कोशिशें भी उस हद तक कारगर साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इनको एहसास दिलाने के लिए या ये चीज़ों को करने के लिए आप कोई सिफारती सतह पर, कोई दीगर मामलात पे चीज़ों का बाइकआउट जैसे आपने कहा, इसके अलावा एक प्रेशर तो बिल्ड होना चाहिए, जो कि हमने प्रेशर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी आवाम की जानिब से देखा है, जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं इस गज़ा के हवाले से। जी, क्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड एफर्ट तो हुई आवाम का डेफिनेटली जो है ना, और ये आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ नॉट ओनली मुस्लिम, आप कह लें कि इंसानियत का मसला है और बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसमें जो भी आई थिंक इवन आई थिंक विद इन इजराइल भी शायद लोगों ने किया कि आप स्टॉप करें, तो लेकिन आई थिंक जो एक कंसर्टेड एफर्ट है जो नजर आनी चाहिए पॉलिसी लेवल पे वो नजर नहीं आई। और डेफिनेटली अवाम जब करते हैं, मीडिया बात हम लोग बात करें, ये भी एक आई थिंक तरीका है कि आप अवेयरनेस भी क्रिएट करें। शुरू में काफी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया एक्टिव रहा इस वॉर पे, लेकिन अभी मैंने देखा है कि डिपेंड्स ऑन द इवेंट, अगर कोई होता है तो फिर जाके उसको पकड़ा जाता है, अदरवाइज जनरली देयर इज एन एपैथी टू लॉस ऑफ लाइफ। और इजराइल चाहता भी यही था, इसको इतना प्रोलॉन्ग किया जाए कि लोग थक जाएं, डिस्कस करने को भी जो है ना उसमें लोग थक जाएं। सो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये अगले 72 आवर्स में वॉच करना पड़ेगा कि क्या जो इंक्रीज टेंशन है और अगर एक्सचेंज ऑफ फायर होता है बहुत ज्यादा, ये दोबारा फिर तमाम लोगों को लेके आती है नेगोशिएटिंग टेबल पे, बिकॉज हो सकता है इसके अंदर से कोई ऐसा बेहतर रिजल्ट निकले, लेकिन काफी गंभीर है सूरत हाल। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने अपने पहले जवाब में अमेरिकन लीडरशिप के हवाले से बात की थी, और अभी यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं जिसकी कैंपेन्स भी अभी जारी हैं। एक तरफ ट्रंप हैं, दूसरी जानिब बाइडन के बाद कमाला हैरिस हैं। इनके हवाले से क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इस इलेक्शंस के बाद जो भी अमेरिका के अंदर एक हुकूमत आती है, पार्टी हुकूमत में आती है, उसका स्टांस गज़ा को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर और इज़राइल को लेकर किस तरह से आप समझते हैं कि चीज़ों को अंडर कंट्रोल करने के लिए कुछ हो सकता है इस हवाले से? जिसमें जो डेमोक्रेट्स हैं बाय एंड लार्ज दे आर कंसीडर्ड कि शायद थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है ह्यूमन राइट का, और ट्रंप का आपने देख लिया, लेकिन जो बाइडन और ट्रंप की डिबेट थी आई थिंक उसको मद्देनजर बिकॉज डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी है जो बाइडन की वही चलेगी, कमला हैरिस भी चलाएंगी, और कमला हैरिस भी कोई इतनी बहुत मैच्योर लीडर नहीं है। आई थिंक उनको एस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में। लाइक एंटनी ब्लिंकन खुद जो है वो बेसिकली भी ज्यू है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। तो इसी तरीके से जो भी कैंप आएगा आई थिंक दे विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड इजराइल, दे विल लेट इट हैपन, और खुदा ना खास्ता जिस तरह एट्रोसिटी चल रही है तो उसमें फिर रीजनल कंट्रीज का आ जाता है, उसमें ईरान का रोल है, उसमें ओआईसी का है, और इमीडिएट जो नेबरहुड है फलस्तीन की, उसमें मिस्र, जॉर्डन और तुर्की, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं बिकॉज ये कनेक्टेड है और ये प्रेशर डाल सकते हैं। फिर ओआईसी की आउटर पेरिफेरी आती है, इसमें हम लोग हैं, सऊदी अरेबिया है और बाकी ममालिक हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अभी देखनी है कि आगे कैसे चलती हैं। बट यूएस आई थिंक जो चेंज होगा गवर्नमेंट में या कौन सी पार्टी आती है, बाय एंड लार्ज इजराइल पे उनका एक बाईपार्टिजन एग्रीमेंट है या व्यू है कि उसको सपोर्ट किया जाएगा।
तो कोई मुझे इस तरह उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, मतलब मेरी अपनी असेसमेंट में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंटरनेशनल खबरों के हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे और उनके मुताबिक अगले 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मामला खुदा ना खासा ट्रिगर हो सकते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, आज हमारे साथ ऐसे टैलेंटेड शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, लेकिन फॉर्चुनेटली अब हमारे इस हवाले से बात होना शुरू हो गई है और इस पे लेट बात हो रही है। लेकिन आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान के नाम से जी एक सीरीज़ का आगाज़ किया गया है। एस प्रोडक्शन की जानिब से ये जो सीरीज़ है इसको प्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या है जी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तरह का ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री या सीरीज़ में जो कैरेक्टर्स हैं वो असल ज़िंदगी में भी वही काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज इस डॉक्यूमेंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे भी बात की जाए और इसमें जो कैरेक्टर हैं जिनके हवाले से भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर इनको देखा भी, यमुना मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेस एजुकेटर हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट्री में कैरेक्टर के तौर पे भी काम कर रही है और असल ज़िंदगी में भी ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं। और इसके साथ साथ हमजा मुश्ताक है एस प्रोडक्शन से और इन्होंने इस सारी डॉक्यूमेंट्री को, इस सीरीज़ को प्रोड्यूस किया है। वो खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन के हवाले से ये सीरीज़ जो आपने स्टार्ट की है स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, इसके हवाले से थोड़ा हमारे देखने वालों को बताएं। बेसिकली अगर आप देखें तो अभी जो वक्त चल रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उस नेगेटिविटी से हमें शॉर्ट टर्म जो नुकसान हो रहे हैं वो तो हम डेली लाइफ में हम उसको बेयर कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म नुकसान जो मैं देखता हूँ वो ये है कि उससे यूथ हमारी बहुत डैमेज हो रही है। उससे ये है कि यूथ को कोई विजन क्लियर नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या। आप किसी से भी अगर जनरल आप सर्वे कर लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी बच्चे का माइंडसेट क्लियर नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद ये था कि हम इस मुश्किल हालात के अंदर भी ये चीज़ बता सकें कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये मिसालें हैं। अभी 6 कैरेक्टर्स हमने बड़ी मुश्किल से इनको तलाश किया है। अच्छा, और जो ऑन स्क्रीन आने के लिए भी तैयार हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब कि हमने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें से ये 6 लोग इनकी मेहरबानी ये मान गए। अच्छा, कौन कौन से वो 6 कैरेक्टर्स हैं वो भी बताएं। 6 कैरेक्टर्स हैं। एक उलूमी करीम है, पाकिस्तानी फर्स्ट MMA फाइटर हैं। ओके। उसके बाद नू दस्तगीर भट्ट, बिल्कुल ठीक है, वेट लिफ्टर। बिल्कुल ठीक। ज़ैनत इरफान, पाकिस्तान फर्स्ट मोटरसाइकिल गर्ल। उसके बाद यमुना मजीद हैं, स्पेस एजुकेटर। सारा कुरैशी है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। माहीन वाहिद बलोच हैं जो कि लियारी में बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये 6 कैरेक्टर्स हैं और इनके साथ हमने बड़ी मुश्किल से कोऑर्डिनेट करके। खवातीन की रेशो ज़्यादा है, आप देख रहे हैं इसमें। ये मैंने सबसे पहले बात नोटिस की है। सो यमुना हमारे साथ मौजूद है। यमुना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, आपका काम बहुत ज़बरदस्त है स्पेस को लेकर। मुझे लगता है कि अब बच्चों के अंदर, इवन बड़ों के अंदर एक बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ है विद टाइम। और आप चूँकि स्पेस एजुकेटर भी, थोड़ी सी अपनी अकम्पलिशमेंट्स के हवाले से बताएं। क्या क्या आपने अभी तक डिस्कवर किया है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हैं और लोगों के लिए भी हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से स्पेस ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए इंटरेस्टिंग है। क्यूरियोसिटी सभी के अंदर होती है। आई बिलीव ये ह्यूमन DNA का हिस्सा है। बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं, बड़ों में ये हो जाता है कि दे डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अराउंड देम, और उनको लगता है कि यार कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। और एक टिपिकल बात कि अच्छा शायद पाकिस्तान में ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको परस्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अब ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये है कि बच्चे तो क्यूरियस हैं ही हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ अब आप ये सब्जेक्ट्स परस्यू करें। और उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी होती है, जिसमें आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 8 years। मैंने एक इदारा बनाया एक्सप्लोरेशन के नाम से। ठीक है। जो डिफरेंट स्कूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बेसिक अवेयरनेस दे रहा था। तो अब पाकिस्तान में अच्छी खासी अवेयरनेस आ रही है। जब मैंने शुरू किया था, अगर उसको मैं अब के टाइम से कंपेयर करूं, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब बहुत से स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट को
प्रॉपर परस्यू कर रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री में काम करना या इसमें अपने रोल के हवाले से बताना इट्सेल्फ बहुत ज़बरदस्त बात भी है। एज ही सेट के 20 लोगों में से 6 का राज़ी होना ये भी एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए स्क्रीन पर आकर उसको करना है सारी चीज़ें। तो मुश्किल था, आसान था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा मुश्किल, आई एम अ कैमरा शाय पर्सन, तो नो मैटर जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ ले लूँ या कोई शूटिंग भी कर लूँ, फिर भी व्हेन आई एम इन माय नेचुरल हैबिटेट, मैं इसको कहती हूँ कि अगर मैं क्लासरूम में हूँ ना तो वो मेरे लिए बहुत आसान है। अगर कोई मुझसे स्पेस के बारे में बात कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, तो मैं बहुत पैशनेटली बात करूँगी। बट जैसे द मोमेंट आई नो अच्छा कैमरा है एंड आई हैव टू पोज और मैंने इस तरह करना, और स्पेशली जब आप एक स्कूल में काम कर रहे होते हो ना, तो वो एक मेरे अंदर से नेचुरली मैंने बच्चों के साथ जैसे काम करना होता है, शूटिंग में थोड़ा सा होता है, यू नो यू हैव टू स्टॉप, आपने उसको वो करना होता है। और फिर मैं देख रही होती हूँ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी या उनका वो जो एक टेम्पो बना हुआ है, वो एकदम जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इनकी टीम बहुत कंफर्टेबल थी, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा रहा। कितना टाइम लगा आपको ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में? इस डॉक्यूमेंट्री पे जो प्रोडक्शन थी उस पे हमें तकरीबन 1.5 महीना लगा था। ओके, और पोस्ट प्रोडक्शन तो ज़्यादा टेक्स लॉट टाइम, उसके अंदर भी तकरीबन 1.5 महीना लग गया था। तो अब मुझे ये बताएं कि इन 6 कैरेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आप उसे एक डॉक्यूमेंट्री में नहीं कर सकते, आप उनके हवाले से नहीं बता सकते, लेकिन जितने लोगों के साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ प्रोड्यूसर भी कि इनका काम को जस्टिफाई किया जाए अगर वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, मतलब कि मैं खुद एक टाइम पे आके अमेज हो गया था कि ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जो बहुत वेरियस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखें तो कोई भी बच्चा होगा उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन किसी को नहीं पता कि स्पेस एजुकेशन भी कोई चीज़ है, किसी को नहीं पता कि और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में ही जाना है। उसके अलावा जेवलिन गेम है आपके, जिसमें अरशद साहब ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आपके वेट लिफ्टर्स हैं, MMA है, तो काफ़ी फील्ड्स हैं जिसको परसू किया जा सकता है, लेकिन वो कंटेन किया हुआ बच्चों को यहाँ पे, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करके काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा लगा। तो अब सबसे जैसे अभी ये नहीं है कैमरा शाय, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कैमरा शाय हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किसके साथ रहा इसको शूट करना, उनके काम को? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो नूह भाई के साथ रहा था। क्यों, व्हाई इज दैट सो? बस वो था कि उनको, वो भी कैमरा शाय है? वो कैमरा शाय तो नहीं है, लेकिन उनको जिस तरीके से मैं कन्वे कर रहा था कि आपके बोलने का स्टाइल ये होना चाहिए, आपने इस तरीके से बोलना, तो वो उस पर थोड़ा सा टाइम लगा, वर्किंग करनी पड़ी है। अच्छा, मुझे यमुना ये बताएं, स्पेस, जैसे आपने कहा कि स्पेस को लेके विद टाइम जब आपने 8 साल पहले शुरू किया था और अब लोगों में खासी अवेयरनेस आई है, आज दुनिया भर में स्पेस साइंसेज हो या स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा काम भी होता है, वहाँ पे बच्चों का इनफैक्ट बहुत इनिशियल लेवल पे इंटरेस्ट भी होता है। पाकिस्तान में अब है, लेकिन हमें मज़ीद क्या करना चाहिए कि स्पेस साइंसेस को लेके, बिकॉज ये क्यूरियोसिटी और सस्पेंस से बढ़कर भी एक चीज़ है जो कि हमें नेचर से समझाने की कोशिश करती है कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से दूर हैं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। सो क्या चीज़ें हैं जिस पर हम मज़ीद काम कर सकते हैं? आई थिंक सबसे पहला स्टेप जो है वो बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए हर तरह के सब्जेक्ट से, हर तरह की फील्ड से, ताकि वो खुद एक्सप्लोर कर सकें कि उनको किस फील्ड को परस्यू करने में मज़ा आता है। स्पेस क्यूरियोसिटी से भरपूर चीज़ है, इसलिए बहुत से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है इसलिए स्टेप बैक कर जाए कि उसको अपने इर्द गिर्द ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही मिले। हो सकता है कि उम्र के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाए। इवन मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स ली हुई हैं, एंड व्हेन दे वर वेरी यंग तो उनके उनका दे वर क्रेजी अबाउट स्पेस, और उनके पेरेंट्स लेके आते थे। अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, वो फास्ट ग्रोइंग एज है और हमारा एनवायरनमेंट भी आजकल सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एवरी किड हैज़ अ न्यू ऑब्सेशन आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो आई थिंक ऑब्सेशन एक और चीज़ है, लेकिन एक्सपोजर मिल रहा है ना अगर एक बच्चे को कि भाई उसको एनिमल्स का बहुत शौक है, या उसको स्पेस का बहुत शौक है, या उसको डायनासोर्स का बहुत शौक है, तो अगर लेट देम एक्सप्लोर। और फिर अगर कोई बच्चा वाकई किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है
तो वो फिर अपना रास्ता बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। यस, लेट देम एक्सप्लोर। वो जो होता है ना कि कह देना कि नहीं नहीं ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये इसकी जो अच्छा हमने हर हमेशा फील्ड में होता है। हमेशा सुना है कि जब भी हम कोई ऐसे आर्ट्स फील्ड या किसी चीज़ को ऑप्ट करने की बात करते हैं हमें इसका फर्दर जी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई स्कोप नहीं है, आप नहीं इसको करें। अगर आपने आर्टिस्ट बनना है तो पहले तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा आप कुछ नहीं बन। आप मुझे लगता है विद टाइम पेरेंट्स में भी ये चीज़ आई है कि वो बच्चों को एक्सप्लोर करने दे रहे हैं, लेकिन मजीद इस पर बहुत काम होना चाहिए। अभी गैप है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा मुझे बताएं, आप जो एक्सप्लोरेशन के नाम से अपना एक स्कूल चलाती हैं, सिस्टम चलाती हैं, कैसे आप बच्चों को आप वर्कशॉप्स लेती हैं, एडमिशन होता है, क्लासेस होती हैं, कैसे? डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं, टोटली कुछ टाइम बेस्ड होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं। हम प्राइवेट वर्कशॉप्स करते हैं, स्कूल्स के साथ काम भी करते हैं। मेनली हमारा काम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ है। और ऑफ कोर्स अगर स्कूल के साथ हम काम कर रहे हैं तो सारी डीलिंग स्कूल्स के साथ होती हैं। स्कूल्स हमें बुलाते हैं एंड वी रन अवर प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड वी डू नो दैट देयर आर स्कूल्स जो नहीं कंडक्ट करवा सकते, बट उन स्कूल्स में वो बच्चे ज़रूर मौजूद होते हैं जो शौक रखते हैं। उनके लिए हम प्राइवेट वर्कशॉप्स करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं। और लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो डिफरेंट एरियाज़ में होती हैं वर्कशॉप्स और उसमें बच्चे रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं एंड देन दे एंजॉय द वर्कशॉप्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा हमजा, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा था तो आपके माइंड, ऑब्वियसली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप सोचते हैं, बैठते हैं, आइडिया है, एग्जीक्यूशन है, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर कि जो अचीवमेंट जिनकी हैं उन्हीं को इसमें कैरेक्टर्स लिया जाए, ये क्या आइडिया था इसके पीछे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मोटिवेट करना है, लोगों के अंदर एक थॉट प्लांट करना है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा कि मीडिया के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें भी बोली जाती है कि मीडिया की वजह से दिमाग ख़राब हो रहे हैं लोगों के। तो अगर दिमाग ख़राब हो सकते हैं तो मीडिया के अंदर ये सकत है कि वो दिमाग ठीक भी कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि लोगों के दिमागों में थॉट प्लांट करना है कि आप विजन सिर्फ रखें, उसके लिए मेहनत करें, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री अब अवेलेबल है देखने के लिए? जी। और कहाँ किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप? ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है। और इसको जी सॉरी, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पे आप बता दें, नाम बताएं ताकि लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो वो देखें। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल है, उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी आपका आगे प्लान है कि आपने मजीद कैरेक्टर्स को आगे लेकर आना है, जो कि अभी आप सीरीज स्टार्ट की है, तो इट्स द फर्स्ट पार्ट। इसका सीजन 2 अब स्टार्ट कर देना हमने। अच्छा, और उसमें क्या है? इसकी प्री प्रोडक्शन में हम लगे हुए हैं। अच्छा, और उसमें क्या क्या आप लोग फोकस उसमें हम और फील्ड्स के लोगों को, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि पाकिस्तान से हमने लोगों को निकाला, ठीक है, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं हम उनको ही निकालेंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा यमुना, जाहिर है आप अब पढ़ाती हैं, बच्चों के साथ डील करती हैं, आपने जब स्पेस साइंस के अंदर या स्पेस के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया या आपका जो इंटरेस्ट है डेवलप हुआ कि अच्छा ये एक चीज़ है जिसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी है एंड आई हैव टू फाइंड इट आउट? आई थिंक कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि इट वॉज इनेट। ये मैं पैदा इस शदीद क्यूरियोसिटी के साथ हुई थी अबाउट द आउटर स्पेस। मैं जितना भी अपनी मेमोरी को रिवाइंड कर लूँ, बस स्पेस एक चीज़ है जो, और भी छोटे मोटे बहुत शौक डेवलप हुए थे बचपन में, लेकिन स्पेस एक वाहिद शौक है जो कंसिस्टेंट रहा थ्रू आउट द टाइम, और वो अभी भी है और आई डोंट थिंक सो वो कभी भी ख़त्म होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर मौका नहीं था मेरी लाइफ का कि मैं कहूँ कि हाँ ये ख़ास चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत क्रेजी हूँ। अच्छा, विद टाइम आपने कोई ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है लर्न भी की होंगी जो कि आप पढ़ती है पढ़ाती है, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको एकदम से कहा कि वाओ दिस इज़ लाइक? हाँ, तो एक जो बहुत बड़ी चीज़ आई थिंक 2 थी, तो एक स्पेस को लेकर थी और एक एस्ट्रोनॉमी को लेकर थी। तो एस्ट्रोनॉमी अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं तो समझ लें कि एस्ट्रोनॉमी है कि आप अर्थ से किस तरह स्पेस की चीज़ों को स्टडी करते हैं, एंड स्पेस साइंसेज, स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ कि आप टेक और सैटेलाइट्स और ये चीज़ें स्पेस में भेजते हैं टू स्टडी स्पेस और स्टडी अर्थ फ्रॉम स्पेस। तो जो स्पेस को लेके, एस्ट्रोनॉमी को लेके जो मेरे लिए बहुत वाव फैक्टर था वो ये था कि एक दफ़ा मैंने फेसबुक पर एरोराज की पिक्चर देखी थी और इसके ऊपर कैप्शन में सिर्फ लिखा था इन आइसलैंड, और उस वक्त मैं हैरान हो गई थी कि भाई ये आइसलैंड में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मैंने मैट्रिक में देखा था जब मैं मैट्रिक करी थी, और फिर आई जस्ट डिड सम गूगल सर्च और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये रियल है, क्योंकि उससे पहले तक मुझे लगता था ये सिर्फ डेस्कटॉप वॉलपेपर्स होते हैं।
ओके क्योंकि मतलब वो एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना था और मुझे लगता था कि अच्छा यार बड़े कूल सा चीज़ है, आसमान से लाइट्स निकल रही हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि ये एक प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है और ये रियल है। तो एक वो बड़े वाव चीज़ थी मेरे लिए। फिर मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा सर्च किया, मुझे पता चला एस्ट्रोफोटोग्राफी होती है, इन चीज़ों की पिक्चर्स लेना। फिर आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ एस्ट्रोफोटोग्राफर्स इन पाकिस्तान। इस तरह की चीज़ें मिली। और स्पेस को लेके जो मेरे लिए एक बहुत वाव फैक्टर था, वो हमेशा से स्कूल्स में बड़ों ने यही बताया कि भाई अगर आपको स्पेस में जाना है तो तुम तो सिर्फ इंजीनियरिंग करोगी, द ओनली वे टू गो ओवर देयर इज़ या तो आप फिज़िक्स लो, मैथ्स लो और ये सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मैंने एस्ट्रोनॉट्स के विकीपीडिया पेजेस, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ना शुरू की थी एंड आई यूज्ड टू सी कि वो क्या डिग्रीज करते हैं। कि मैं कौन सी डिग्री करूँगी तो मैं भी उन जैसी हो जाऊँगी। तो मैंने देखा कि कोई एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं थी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स का डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड था। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी होप थी कि नो मैटर वट डिग्री यू चूज़, हाँ आपको स्टेम में करना होता है, आपको साइंस डिग्रीज लेनी होती हैं, लेकिन becoming an astronaut is not about just a degree. It's a specific set of different, आप कह सकते हैं ingredients हैं, specific set of skills है जो आपको required अच्छा होता है। यमुना, आपने खुद सर्च कर लिया। मैं एक सवाल ज़रूर इन द एंड, चूँकि मुझे ब्रेक भी लेनी है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे यहाँ बच्चों को एकेडमिक गाइडलाइंस नहीं मिलती कि उनको कौन सी डिग्री लेकर क्या करना है। हमें सिर्फ ये पता है कि आपने इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप उस पर और फील्ड्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। डू यू फील द नीड कि हमारे यहाँ ये बच्चों को करियर वाइज या एकेडमिक गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि उनको पता हो कि अगर आपने ये डिग्री की है तो भी आप स्पेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं? इसके दोनों तरह के जवाब हैं। आई वुड से कि हाँ, एकेडमिक गाइडेंस की ज़रूरत बहुत है, सब बच्चों को बहुत ज़रूरत है। लेकिन आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में इंटरनेट है, ठीक है। तो अगर आपको आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल रही वो गाइडेंस, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेट को अपना हर शौक़ पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो सारी दुनिया मीडिया का हर तरह का यूज़ कर रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन थ्रू मीडिया। तो आई थिंक जस्ट बस कुछ सवाल लिख के आप यूटिलाइज करने और प्रोडक्टिव तरीके से अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनाब, हमने आपकी मुलाकात करवाई एस प्रोडक्शन से। हमजा मुश्ताक और यमुना मजीद हमारे साथ मौजूद थी। स्पेस एजुकेटर हैं, स्पेस साइंसेस के हवाले से पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं। सो हमने सोचा कि इनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। डॉक्यूमेंट्री जी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सीरीज़ का पार्ट 2 भी आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, आपको हमने बारिशों के हवाले से बताया था कि मुल्क भर के अंदर बारिशों के हवाले से पेशगोई की गई है, रेन अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। तो इसी हवाले से मैं सोचा कि बात की जाए कि पंजाब में क्या सूरत हाल रहने वाली है। साकिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपके वक्त का। बारिशों के हवाले से जी पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से भी, और NDMA ने भी वार्न किया है। क्या सूरत हाल है आइंदा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, एक हवा का कम दबाव है जो इस वक्त इंडिया के अंदर राजस्थान पर मौजूद है, और जैसे जैसे ये सिंध की तरफ ये आना शुरू करेगा, इस वक्त जो है वो साउथ ईस्ट सिंध की तरफ ये मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो है अरेबियन सी से जो है मॉइस्चर इसको मज़ीद ताकतवर करेगा। अब इसकी जो पेरीफेरी है, इसके अंदर पूरा सिंध और हमारा जो साउथ पंजाब है, इसके अंदर जो है मूसलेधार बारिशों के इम्कानात हैं। जबकि हमारा लाहौर और जो शुमाली पंजाब है, इसके अंदर जो है 24 घंटे में तो कोई ख़ास बारिश नहीं है, लेकिन 27 तारीख से 31 तारीख के दरमियान जो हमारा साउथ पंजाब है और सिंध के है और बलूचिस्तान है, यहाँ पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे की बारिशें के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से जो हमारे DG खां के हिल टोरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है, वहाँ पर भी फ्लैश फ्लडिंग के चांस हैं। फिर सिंध के अंदर केर थेर रेंज है, इसके अंदर भी जो है फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, और जो हमारे बलूचिस्तान के जो नूलाज हैं, इनके अंदर भी जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के इम्कानात हैं।
तो ये जो 27 से 31 की तारीख है, इसके दौरान जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो होगा। ठीक है, दीगर इदारों से ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन भी होगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से भी जो बारिशों का सिलसिला था जिन इलाकों में जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा और बहुत सारी हलाकतें भी हुई। सर साहब, क्या इस हवाले से जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो ये होता है, जैसे ही हम अलर्ट या वार्निंग इशू करते हैं तो जो PDMAs और NDMAs और जो कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसर्स होते हैं इनको हम बाकायदा जो है फैक्स भी करते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर कोई डिज़ास्टर होने वाला होता है या डिवीज़न, तो हम स्पेशली उनको फ़ोन भी करते हैं। और इसी तरह हमारे जो डैम्स जो हैं इनकी अथॉरिटीज़ भी जो है हमारे साथ मुकम्मल राब्ते में होती है, क्योंकि जब डैम भरता है तो उस वक्त भी सिचुएशन थोड़ी सी ख़तरनाक होती है। तो उस हवाले से जितने भी हमारे डिज़ास्टर के गवर्नमेंट एज वेल एज़ कुछ NGOs होती हैं जो कि डिज़ास्टर में काम कर रही होती हैं, उन लोगों को हम मुसलसल जो होते हैं हर रोज़ कम से कम 200 से 250 हमारी फैक्सेस होती हैं, और जो उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, और ना सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं बल्कि हम ईमेल्स और फ़ोन्स भी जो जिनको रिक्वायर्ड होता है टेलीफोन, उनको हम टेलीफोन के ज़रिए भी इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन बारिशों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हम लाहौर या पंजाब की बात करें, हमने पिछले दिनों देखा था कि बहुत सवेर बारिशें हुई थी लाहौर के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, और जिससे खासी परेशानी भी हुई बहुत सारे लोगों को। तो क्या समझते हैं ये जो बारिशें होने वाली हैं, सवाल से बताएगा, क्या ये उसी इंटेंसिटी की बारिशें होंगी या इनको हम थोड़ा कम एक्सपेक्ट करें? देखें, बात करें तो पंजाब का जो साउथ पार्ट है इधर तो बारिशों की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है। जो शुमाली पंजाब है इधर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप सिर्फ पंजाब की बात कर रही हैं तो साउथ पंजाब में जो है ये सिस्टम अफेक्ट करेगा ज़्यादा। सेंटर इसका सिंध के अंदर है, सिंध की पेरीफेरी में पंजाब का वो पोर्शन जो कि साउथ पोर्शन है वो आता है, तो वो हिल टोरेंट एरियाज, भावलपुर डिवीज़न हो गया, DG खान डिवीज़न हो गया, मुल्तान डिवीज़न हो गया, यहाँ पर बारिशें होंगी। लेकिन हमारे अगर लाहौर और शुमाली पंजाब यानी कि गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न चले जाएं तो यहाँ पे उस शिद्दत की बारिशें नहीं हैं जो कि सिंध, बलोचिस्तान और साउथ पंजाब में। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साकिब हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं जो बारिशों के सिलसिले के हवाले से बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक जी साउथ पंजाब के अंदर बारिशों की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन लाहौर और दीगर जो नॉर्थ पंजाब की उन्होंने बात की कि वहाँ पे बारिशों की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 26 से 31 अगस्त है उसके दौरान बारिशों का ये सिलसिला जो जारी रहेगा। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि बारिशें जो है रहमत की बारिशें साबित हो और किसी के लिए जहमत ना बने। इसी नोट पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।